नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। बिल्कुल, हमारे पास इस पर काफ़ी डिटेल जानकारी है, कुछ नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं और अब तक क्या-क्या हुआ है। हाँ, देखिए वैसे तो ये लड़ाई ऑफिशियली 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई मानी जाती है, पर असल में कहानी काफी पुरानी है। मतलब 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन एक आजाद देश बना, कहीं ना कहीं तभी से इसकी बुनियाद पड़ने लगी थी। अच्छा, तो मतलब ये आज़ादी और फिर यूक्रेन का पश्चिम की तरफ जाना, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या नेटो। हाँ, नेटो यानी पश्चिमी देशों का जो मिलिट्री अलायंस है, यूक्रेन का झुकाव उस तरफ बढ़ने लगा। और यहीं से रूस को दिक्कत शुरू हुई। बिल्कुल। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि रूस का नेतृत्व, खासकर राष्ट्रपति पुतिन, इसे सीधे सीधे अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा पर खतरा मानते हैं। सिर्फ फौजी खतरा नहीं, बल्कि शायद अपनी पहचान और प्रभाव के लिए भी खतरा। हाँ, वो इसे पश्चिम के बढ़ते प्रभाव और शायद अपनी एक ऐतिहासिक जो जगह है, उससे जोड़कर देखते हैं। फिर 2014 में वो चीजें और बिगड़ गईं। 2014 वाला संकट। हाँ, वो यूरो मैदान आंदोलन। हाँ। यूक्रेन में बड़े प्रदर्शन हुए, सरकार बदल गई और थोड़ी पश्चिम समर्थक सरकार आई। और रूस ने फौरन रिएक्ट किया। एकदम क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन का जो डॉनबास इलाका है, वहाँ एक तरह की अलगाववादी लड़ाई शुरू हो गई। वो 2014 वाला साल बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अगर हम मुख्य कारण गिने, तो नोट्स के हिसाब से एक तो नेटो का विस्तार है ही, जिससे रूस अपनी रेड लाइन कहता है, कहती आई है। बिल्कुल। दूसरा, यूक्रेन का ईयू के करीब जाना। फिर रूस और यूक्रेन के बीच पहचान का भी एक पेचीदा मुद्दा है। क्रीमिया और डॉनबास की स्थिति तो है ही, और फिर वो बड़ी तस्वीर, मतलब इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने की जो होड़ है। हाँ, वो जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस वाली बात। हाँ, तो इन सब वजहों से कह सकते हैं 24 फरवरी 2022 को रूस ने बड़ा हमला किया, जिसे उन्होंने नाम दिया विशेष सैन्य अभियान। और उनके बताए हुए लक्ष्य क्या थे, मतलब ऑफिशियली उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन को डीनाजिफाई करना चाहते हैं, उसे नाटो में जाने से रोकना है और क्रीमिया और डॉनबास की सुरक्षा पक्की करनी है। लेकिन यूक्रेन का जो जवाब रहा, खासकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में, वो शायद उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। बहुत। न सिर्फ सेना ने बल्कि आम लोगों ने भी काफी प्रतिरोध दिखाया और फिर दुनिया भर से रिएक्शन आया। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। हाँ, उन्होंने रूस पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाईं, आर्थिक सैंक्शंस, और यूक्रेन को हथियार भी दिए, पैसा भी दिया। हाँ, और यूएन में भी रूस की काफी निंदा हुई। इस सब में चीन का क्या रुख रहा? चीन थोड़ा नपा तुला सा रहा, न खुलकर विरोध किया, न पूरा समर्थन दिया, एक तरह से किनारे पर रहा। और भारत ने तो तटस्थता दिखाई है ना? हाँ, भारत ने न्यूट्रलिटी रखी है, लगातार कहा है कि बातचीत से हल निकलना चाहिए, रूस से तेल वगैरह खरीदना भी जारी रखा है। हाँ, वो ऑपरेशन गंगा भी चलाया था अपने नागरिकों को निकालने के लिए। बिल्कुल। अब युद्ध के नतीजों की बात करें तो वो बहुत भयानक है। मानवीय त्रासदी तो है ही, लाखों लोग शरणार्थी बने, हजारों मौतें हुई। और आर्थिक असर भी, ऊर्जा संकट, महंगाई। हाँ, खासकर यूरोप में एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो हमेशा न्यूट्रल रहते थे, वो भी नाटो में शामिल हो गए। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो रूस क्या चाहता है और यूक्रेन क्या चाहता है, मतलब मुख्य मांगे क्या है? मोटे तौर पर रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे, न्यूट्रल रहे, और क्रीमिया पर उसके कब्जे को मान्यता मिले, डॉनबास पर भी उसका नियंत्रण हो। और यूक्रेन अपनी जमीन वापस चाहता है, पूरी जमीन जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, और अपनी आजादी, अपनी सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। भारत की भूमिका इसमें बड़ी दिलचस्प है, जैसा नोट्स में भी है। एक तरफ रूस से पुराने रिश्ते हैं, डिफेंस, एनर्जी। हाँ, वो रिश्ते बनाए रखने हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेज रहे हैं और लगातार शांति की बात कर रहे हैं। इसे ही शायद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, मतलब अपने फैसले अपने हिसाब से लेना। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये लड़ाई यूक्रेन के लिए अपनी आजादी और जमीन बचाने की है। और रूस के लिए? रूस इसे अपने प्रभाव क्षेत्र, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और अपनी सुरक्षा चिंताओं को सेफगार्ड करने की कोशिश के तौर पर देखता है। और बीच में नेटो है जो कहता है कि वो रूस को रोक रहा है। हाँ, और पश्चिमी मूल्यों की रक्षा कर रहा है। तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, पहचान, पावर बैलेंस,
इन सब का संघर्ष है। बिल्कुल। और भारत जैसे देश इसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, और एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, हाँ, कि इस युद्ध के जो तात्कालिक असर हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, ये दुनिया के देशों के आपसी समीकरणों को, गठबंधनों को और जो ग्लोबल पावर बैलेंस है उसे किस तरह से बदल सकता है? मतलब क्या ये दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा?